तो बच्चों, आज जो है हमारा बही खाता में अध्याय 6 अंश पूंजी लेखे में हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कि अंश किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि अंश दो प्रकार के होते हैं, साधारण अंश और पूर्वाधिकारी अंश। साधारण अंश भी ये बताया था कि इसमें पहले से किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, और पूर्वाधिकारी अंश में मैंने बताया था कि इसमें अंशधारियों को पूर्व में ही पहले से कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इस तरह से हम साधारण अंश की विशेषता भी, पूर्वाधिकारी अंश की विशेषता के बारे में भी हमने पिछले कक्षा में पढ़े थे। आज हम साधारण अंश की विशेषता पढ़ेंगे कि साधारण अंश की कौन कौन सी विशेषता हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो बताया कि साधारण अंश किसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि इसमें पहले से किसी भी प्रकार की अंशधारियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ठीक इसकी विशेषता भी इसी परिभाषा के अधीन होगी। तो हम अगर बात करें साधारण अंश की विशेषताएं में, तो सबसे पहला है कि लाभांश की दर बदलती रहती है। पूर्वाधिकारी अंश में क्या होता है कि पहले से फिक्स रहता है कि व्यवसाय को लाभ हो या हानि हो, आपको इतने % लाभ है यानी लाभांश मिलेगा। परंतु साधारण अंश में ऐसा नहीं होता है, इसमें लाभांश की दर परिवर्तित होती रहती है, यानी इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो पहली विशेषता हमने ये देखा कि लाभांश की दर बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहता। अब हम दूसरी जो विशेषता है उसकी बात करें, तो पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभ लेने के बाद इनको लाभ मिलता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब कंपनी अपने लाभ का बंटवारा करती है तो सबसे पहले अपने लाभ को वो जो पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको पहले देती है। उसके बाद लाभ अगर बचता है तब फिर साधारण अंशधारियों को दिया जाता है। तो ये बात यहाँ निश्चित हो गई कि इनको लाभ कब मिलेगा, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभ मिलने के बाद इनको लाभ मिलेगा। अब आती है तीसरी इसकी विशेषता है कि लाभ होने पर प्रतिवर्ष लाभांश देना अनिवार्य नहीं है। यानी यहाँ पर यह चीज कह रहा है कि कोई ये निश्चित नहीं है, लाभ ही होगा तभी आपको लाभांश मिलेगा। यानी कि लाभ होने पर तो मिलेगा, लेकिन अगर किसी वर्ष कंपनी हानि में चल रही है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको लाभ नहीं मिलेगा। पूर्वाधिकारी में क्या है कि कंपनी को लाभ हो या नहीं हो, पहले आपको जो अधिकार दे दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि आपको पूंजी पे इतना % लाभ मिलेगा तो मिलना ही है। परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर कंपनी नुकसान में चल रही है तो आपको भी नुकसान हो, तो लाभ होने पर ही लाभांश देना अनिवार्य नहीं है। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मिलेगा ही, कभी नहीं भी मिल सकता। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के समापन पर इनकी पूंजी का भुगतान
में होता है। अब देखिए एक चीज ये क्या है, जैसे कोई कंपनी अगर बंद होती है, जब कंपनी बंद होती है तो अपने अंशधारियों को, जो भी अंशधारी अपना पूंजी लगाए हैं उनको वापस करना पड़ता है। लेकिन वो कब? सबसे पहले तो पूर्वाधिकारी जो अंशधारी है उनको मिलता है उनकी पूंजी, फिर इसके बाद और जो दूसरे लेनदार हैं उनका भुगतान किया जाता है। इस तरह से सबसे अंत में इसमें देखिए कहा है कि अंत में होता है, यानी कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पूंजी का भुगतान कर देंगे, फिर जो दूसरे लेनदार हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद जो पूंजी बचती है उसमें फिर इनका भुगतान होता है। किनका? साधारण अंशधारियों का। तो ये विशेषता ये भी बता दी कि कंपनी के समापन पर सबसे अंत में इनको पूंजी का भुगतान होता है। इसके बाद पांचवा जो इसकी विशेषता निकल कर आती है, पांचवा कह रहा है कि समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होता है। मतलब कंपनी का वास्तविक स्वामी साधारण अंश या समता अंशधारियों को ये कंपनी मान रही है। अब देखिए ये क्यों ऐसा मान रही है? क्या कह रही है? समता अंशधारी यानी साधारण अंशधारी ही कंपनी का वास्तविक स्वामी होता है, यानी मालिक होता है। ये बात ये इसलिए कह रही है कि अगर आप ध्यान देंगे, आप अपने घर में अगर छोटा सा कोई कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम के दौरान आपके जो नात रिश्तेदार आते हैं उनको खिलाना पिलाने का कार्यक्रम होता है। जब हम उनको खिलाते पिलाते हैं और खिलाने पिलाने के बाद लास्ट में जब कुछ बचता है तब घर का मालिक खाता है। सिंपल सी बात है, आप लोग भी गौर किए होंगे, आपके घर में जब कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो देखे होंगे कि जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं उनको पहले खिलाते हैं, फिर नज़दीक के रिश्तेदार, फिर और उससे भी जो नज़दीक हैं, फिर घर के जो छोटे छोटे सदस्य हैं यानी बच्चे हैं, फिर लास्ट में अंत में जो घर का मुखिया होता है वो खाना खाता है। यानी कि इससे तो ये जाहिर होता है ना कि घर का जो वास्तविक स्वामी है अंत में खा रहा है। उसी तरह से जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी में सबसे लास्ट में पूंजी समता अंशधारियों को मिलता है, लास्ट में मिल रहा है ना। तो जब समता अंशधारी लास्ट में अपना पूंजी लेता है यानी कि लास्ट में वही बचा, तो कंपनी का स्वामी कौन हुआ? कंपनी का स्वामी भी साधारण अंशधारी वाला ही होता है, क्योंकि इसको सबसे अंत में लाभ मिल रहा है। तो ये बात, इस नजरिया से ये बात कही गई कि वास्तव में कंपनी का जो स्वामी होता है उसको साधारण अंशधारियों को ही माना गया है। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि साधारण अंशधारी को ही कंपनी का क्यों स्वामी माना गया। चलिए इसको हम एक बार फिर से हम इसे जो विशेषता है साधारण अंश की विशेषता है, इसको हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि लाभांश की दर बदलती रहती है, यानी इसमें फिक्स नहीं रहता है। किसी वर्ष आपको 5% लाभ मिला तो किसी वर्ष 7, किसी वर्ष 10, कभी फिर 7, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है, ये फिक्स इसमें नहीं रहता है। दूसरी चीज मैंने बताया कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभ
लेने के बाद ही इनको लाभ मिलता है। मतलब दो प्रकार के अंशधारी होते हैं, पहला पूर्वाधिकारी अंशधारी और दूसरा साधारण अंशधारी। तो पहले लाभांश किसको मिलता है? पूर्वाधिकारी को, और बाद में साधारण अंशधारी को। तो ये चीज यहाँ बता दी गई है। तीसरा चीज मैंने बताया कि लाभ होने पर लाभांश देना भी जरूरी नहीं है, यानी पूर्वाधिकारी अंशधारी को तो लाभ मिलना ही है, उनका तो फिक्स है, लेकिन जो साधारण अंशधारी है उनको ये निश्चित नहीं है कि हर वर्ष ही लाभांश मिलेगा, कभी नहीं भी मिल सकता। तो ये चीज हो गई इसमें। फिर चौथा चीज मैंने इसमें बताया कि कंपनी के समापन पर इनकी पूंजी का भुगतान अंत में होता है। कंपनी जब बंद होती है तो बंद होने पर पहले पूर्वाधिकारी के जो पूंजी लगाए जाते हैं उनको दिया जाता है, फिर दूसरे लेनदार को दिया जाता है, और फिर सबसे लास्ट में अगर बचता है, सबसे लास्ट में जब पूंजी बचती है तब इनको मिलता है। किनको मिलता है? साधारण अंशधारी। और पांचवा मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि वास्तव में कंपनी का स्वामी कौन होता है? साधारण अंशधारी है, क्योंकि सारे जोखिम वहन कौन करता है? कंपनी का स्वामी। और यहाँ पर सबसे लास्ट में वो पूंजी ले रहा है कौन? साधारण अंशधारी। तो वास्तव में इन्हें ही कंपनी का स्वामी माना गया है। चलिए, ये तो हो गई साधारण अंशधारी की विशेषताएं। अब हम आपको जो दूसरा पूर्वाधिकार अंश है उसके प्रकार के बारे में हम आपको बताते हैं। पूर्वाधिकारी अंश के कई प्रकार हैं, हम इनमें से कुछ मुख्य प्रकारों को यहाँ पर आपको समझाने के लिए लेकर आए हैं। असंचयी पूर्वाधिकार अंश, फिर परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, फिर अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, फिर अभावयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इस तरह से आपके कितने हैं? असंचयी पूर्वाधिकार अंश, फिर संचयी पूर्वाधिकार अंश, फिर परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, फिर अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, फिर भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, फिर अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, फिर प्रतिभूति पूर्वाधिकारी अंश, फिर विमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश, और कर दिया, फिर अविमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश। तो ये जो हमने 9 प्रकार के पूर्वाधिकारी अंश लिखे हैं, इसके बारे में हम आपको ज़्यादा तो नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा हम उनके बारे में आपको समझाते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं, यानी पूंजी होती है, वो इनके क्या अलग अलग परिभाषाएं हैं या इनके क्या लक्षण हैं, इनको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आता है असंचयी पूर्वाधिकारी अंश। देखिए, असंचयी पूर्वाधिकारी अंश में इन अंशों पे लाभांश उसी वर्ष देय होता है जिस वर्ष कंपनी को लाभ मिलता है। अगर किसी कंपनी में आपने असंचयी पूर्वाधिकारी अंश लिया है तो आपको लाभ उसी वर्ष मिलेगा
जिस वर्ष कंपनी को लाभ हो रहा है। अगर किसी वर्ष कंपनी को नुकसान हो रहा है तो आपको उस वर्ष लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर? एक बार फिर से इस चीज को आप समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आपने अंश पत्र लिया है और उस अंश पत्र की कैटेगरी जो है वो असंचयी है। तो असंचयी है यानी इसमें ये निश्चित है कि आपको इन अंशों पे लाभांश केवल उसी वर्ष देय होगा जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ होता है, और अगर हानि होगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? अब आइए संचयी पूर्वाधिकारी अंश। ठीक इसका विपरीत, संचयी पूर्वाधिकारी अंश में क्या होता है कि जब वर्ष के अंत में कंपनी अपने लाभों को अपने अंशधारियों में बांट देती है, जो भी निश्चित रेशियो बना रहता है, जो उनका दर निश्चित रहता है, उस दर को उन्हें बांट दी जाती है, और बांटने के बाद जो लाभ बच जाता है उसको संचय करके रख लेते हैं, जिससे कि अगले वर्ष फिर उस लाभ को, अगर किसी कारणवश अगले वर्ष कंपनी को हानि हुई तो जो लाभ को अपन रख लेते हैं उसको अगले वर्ष फिर अंशधारियों में बांटा जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं संचयी पूर्वाधिकारी अंश। यानी लाभ को बांटने के बाद जो पूंजी बच गई उसको हम संचय करके रख लेते हैं, अगले वर्ष फिर इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी को हानि हो जाता है तो जो बचा के रखते हैं उसको हम अगले वर्ष अंशधारियों में बांट देते हैं। तो ये हो गई संचयी पूर्वाधिकारी अंश। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। अब आता है तीसरा हमारा है परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश पत्र। अब इसमें क्या है? परिवर्तनीय यानी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज ये बताई गई है कि इन अंशधारियों को ये अधिकार दिया जाता है कि अपने अंश पत्रों को कभी भी कंपनी में बेच सकते हो, या ऋण पत्रों में परिवर्तन कर सकते हो, या साधारण अंश पत्रों में भी इसको आप बदल सकते हो। समझ में आया? एक बार फिर से, परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश पत्र का मतलब है कि ये अधिकार अंशधारी को दिया जाता है कि जब चाहे वो अपने अंश पत्रों को साधारण अंश पत्रों में या ऋण पत्रों में बदल सकता है। ठीक है? अब आता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश। ठीक, इसका देखिए ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, इसी तरह से ये भी, ये इसका उल्टा और ये इसका, यानी कि ये क्या है? परिवर्तनीय है और ये अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का मतलब है इसमें कोई अधिकार नहीं होता है कि आप अपने अंश पत्रों को साधारण पत्रों में या ऋण पत्रों में बदल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। यानी आप जब याद करेंगे तो क्या करेंगे? ये इसका जस्ट क्या है? अपोजिट है, और इसका ये अपोजिट है। अब आता है चौथा प्रकार की बात करें, सॉरी पांचवा, चौथा तो हो गया, पांचवा भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश पत्र। भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश पत्र में ये निर्धारित किया जाता है कि सबसे पहले जो भी कंपनी का लाभ होता है वो आपको मिलेगा। जो भी आपका निर्धारित दर है उस दर से आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर दूसरे लाभों को बांटने के बाद भी अगर लास्ट में यानी अंत में भी कुछ पूंजी बच जाती है तो उसको भी फिर से आपस में बांट दिया जाता है। लेकिन किसको बांटा जाता है?
जिन्होंने भाग युक्त पूर्वाधिकारी अंश पत्र लिया है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप लिख लो कि ये कंपनी को 100 रुपए का लाभ हुआ। 100 रुपए का लाभ हुआ तो पहले वो किसको बांटेगा? पूर्वाधिकारी अंश। तो 100 को जैसे मान लीजिए बांट दिया तो बच गया, मान लीजिए 80 बट गए, बचा कितना? 20। ये अंत में अगर मान लीजिए सब पूरे लाभ बांटने के बाद भी 20 रुपए बचता है तो इस 20 रुपए में भी फिर से भागयुक्त पूर्वाधिकारी जो अंश है उनको फिर से इसका हिस्सा दिया जाता है। मतलब 2 बार इनको लाभ प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसमें ये चीज बताई गई कि भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, यानी अंत में बच गया अगर कोई राशि तो उसमें भी आपको अधिकार प्राप्त होगा। अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश ठीक इसका विपरीत। जैसे इसमें बचे हुए लाभ में से पुनः प्राप्त होता है, लेकिन इसमें बचे हुए लाभ से किसी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इन अंशधारियों को केवल एक निश्चित दर से ही लाभांश मिलेगा और उसके बाद दूसरा किसी प्रकार का लाभांश नहीं मिलेगा। तो ये ठीक इसका हो गया, ये अपोजिट। अब आता है प्रत्यभूतिक पूर्वाधिकारी अंश। प्रत्यभूतिक पूर्वाधिकारी अंश में है कि इन अंशों पे प्रतिभूतियां दी जाती है कि उन्हें एक निश्चित दर से हर वर्ष लाभ मिलता रहेगा। मतलब एक इसमें फिक्स कर दिया जाता है, तो आपको जैसे 10% देना है तो फिक्स है कि आपको हर साल 10% लाभ मिलता रहेगा। तो इसमें हो गया प्रतिभूतिक पूर्वाधिकार, यानी निर्धारित की हुई दर से ही आपको लाभांश मिलना है। इसके बाद आता है विमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश। अब विमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश क्या है? कोई भी अंश द्वारा या किसी कंपनी द्वारा पूर्वाधिकारी अंश निर्मित कर सकती है और जिसकी राशि, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ने अपने अंशधारियों को अंश पत्र निर्मित किया तो उसमें ये रहता है कि अगर कोई अंशधारी चाहे तो अपने अंश को कंपनी में वापस कर सकती है और उससे वो अपना लाभ ले सकती है। मतलब कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार उसमें दिया जाता है कि जरूरत पड़ने पर वो वापस कर सकता है। मतलब ये अधिकार उसे दिए जाते हैं। और ठीक एक बार और इसको आप समझ जाओ, जैसे कोई कंपनी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को ये अधिकार देती है कि जब चाहो आप अपने अंश पत्रों को हमारी कंपनी में वापस कर सकते हो और इसकी राशि को आप ले सकते हो। ठीक है। और इसमें अविमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश, ये ठीक क्या होगा? इसका विपरीत है। इसमें क्या है? ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनका विमोचन यानी पूंजी की वापसी नहीं की जाती है, इनमें हम पूंजी की वापसी नहीं कर सकते। एक बार जब आपने अंश निर्मित हो गया तो इसे वापस नहीं किया जा सकता है। और आज वर्तमान में जो अविमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश है, इन्हें अंश निर्मित करने के कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो इस तरह से हम 9 प्रकार के पूर्वाधिकारी अंशों की बात हम कर रहे थे। और इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न आज मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। प्रश्न पहला एक है कि साधारण अंश के विशेषताएं
लिखें। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि संचयी और असंचयी पूर्वाधिकार अंश में अंतर लिखो। पहला प्रश्न क्या है, साधारण अंश की विशेषताएं लिखना है, लिखें। और दूसरा है संचयी और असंचयी, क्या है, संचयी और असंचयी पूर्वाधिकारी अंशों में अंतर लिखें। ये 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आज के लिए इतना काफी है।